जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह पर आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखो, कल बिहार का इंडियन आर्मी का फाइनल रिजल्ट निकला। बिहार में हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते थे और वो इसी चैनल से पढ़ाई करते थे। तो कल कम से कम 12 से 13 लोग हमारे पास फ़ोन किए थे और बोल रहे थे नीलेश भाई हमारा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो लोग बोल रहे थे जब भी आप कोई भी वीडियो डालते थे ना तो मैं विश्वास कर मतलब उसमें जितना भी प्रश्न रहता था ना पूरे प्रश्न को याद कर लेता था और इसका नतीजा निकला कि वो लोग इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो भाई आप लोग भी मतलब किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लो, सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखो और सभी प्रश्नों को याद करो, सभी आंसर को याद करो। अगर आप लोग सभी प्रश्न को नहीं देखोगे, सभी आंसर को नहीं देखोगे तो इंडियन आर्मी के पेपर में यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ अगर ये पूछा भी जाएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो ये पढ़ा ही नहीं था, फिर आप कर नहीं पाओगे। अगर सीरियस होकर सभी प्रश्नों को याद करोगे, सभी आंसर को ध्यान से देखोगे ना तो जब पेपर में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो तुरंत आप लोग सही का निशान लगा दोगे। और देखो, कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि भाई मैं इंडियन आर्मी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, SSC का तैयारी कर रहा हूँ, पैरामिलिट्री फोर्स का तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये जीके जीएस प्रश्न सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। तो मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, अपना पहलवान भाई ITBP का पेपर देने गया था। ITBP में 25 प्रश्न जीके के थे। मैं आप लोग को हकीकत बता रहा हूँ, पहलवान भाई जब पेपर देकर आया ना तो बता रहा था कि मैं जितना भी क्लास कराया हूँ 20 से 25 मतलब कम से कम अभी तो 30 क्लास हो गए होंगे, तो 30 क्लास में से कम 15 से 16 को जीके का प्रश्न आया था। वो मतलब जितना भी जैसे मान लो मैं परसों वाला जो क्लास कराया था ना तो एक ही क्लास में से 3 को जीके का प्रश्न लड़ा था मेरे भाई। तो पहलवान भाई का जीके का पूरा अच्छा हुआ, लेकिन वो मैथ में थोड़ा मिस्टेक किया है। बाकी मतलब जीके तो एकदम मस्त हुआ है, ठीक है ना। तो जितने लोग भी पूछते हो कि दूसरे भर्ती में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, अगर आप पैरा मिलिट्री फोर्स की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे आसाम राइफल की, चाहे ITBP की, चाहे BSF की, तो इसमें से भी बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर आप इंडियन आर्मी GD की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। और ट्रेडमैन के लिए भी वैसे अभी GD और ट्रेडमैन में उम्र सेम कर दिया गया है, 17.5 से लेकर 21 साल तक, तो ज़्यादा GD की ही तैयारी करते हैं। तो आज से मैं सोचा हूँ जैसे रोज रोज 30 को प्रश्न लाता था, 15 प्रश्न जीके का रहता था और 15 प्रश्न GS का रहता था, लेकिन आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है, ठीक है ना। इंडियन आर्मी GD और ट्रेडमैन में 50 प्रश्न रहते हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहते हैं, 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहते हैं और 15 प्रश्न मैथ के रहते हैं, 5 प्रश्न रीजनिंग के रहते हैं और टोटल 100 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। तो 50 प्रश्न मैं लाया हूँ 100 नंबर के। 50 प्रश्न का आप लोगों को टेस्ट देना है और 50 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और आज आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठना है, क्योंकि जैसे ही मेरा 30 को जीके जीएस का सवाल क्वेश्चन समाप्त होगा वैसे बीसू सर आ जाएंगे, मैथ का और रीजनिंग का क्लास कराएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है, आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, जेनेवा, हेग और न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, ठीक है ना। नाटो से जो प्रश्न बनते हैं सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं कि नाटो का स्थापना कब हुआ था। नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में नाटो का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुआ था। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो है ना WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है, ठीक है ना। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। बस आप लोग इतना अभी याद रखो कि WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। और द हेग कहाँ का हेडक्वार्टर है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग में है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है
और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग में है और यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है सार्क में कुल कितने देश हैं? एक साथी पूछ रहे थे कि सार्क क्या होता है। भाई ये एक संगठन होता है, ठीक है ना। जैसे यूएनओ होता है, यूएनओ का मतलब आप लोग समझ रहे हो। जैसे पता है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 18 के बीच में, तो मतलब बहुत बड़ा बवाल हुआ था। उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जो अमेरिका था ना, अमेरिका मतलब जैसे जापान जो था, तो जापान अमेरिका के कुछ मिस्टेक किया वहां पर अंदर जाकर, उसके बारे में आप लोगों को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो अमेरिका वाला क्या किया, जापान के हिरोशिमा पर मतलब परमाणु बम गिरा दिया, ठीक है ना। उसके बाद से फिर से मतलब 6 अगस्त के एक परमाणु बम गिराया अमेरिका, जैसे जापान के हिरोशिमा पर। फिर से जो अमेरिका था फिर से 9 अगस्त को मतलब जापान के नागासाकी पर, मतलब वहाँ एक जगह का नाम है, तो वहाँ फिर से वो परमाणु बम गिरा दिया। उससे पूरा का पूरा मतलब जितने भी अपने देश हैं ना, जितने भी विश्व में देश हैं, सब लोग पगला गए कि अमेरिका क्या कर रहा है। तो उससे विश्व स्वास्थ्य संगठन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ। तो सेम उसी तरह से मतलब वो ये सार्क भी है, ठीक है ना। और सार्क में कुल कितने देश हैं? अब देखो यूएनओ में कुल कितने देश हैं, तो यूएनओ के कुल कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। 193वां कौन है? सूडान है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सार्क में कुल कितने देश हैं ये पूछा जा रहा है, तो 2, 3, 4 और 8 है। तो सार्क में कुल 8 देश हैं, ठीक है ना। सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और ये 8 देश भी आप लोगों को याद हो जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा। 8 देश मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका एक ट्रिक है, देखो यम, उसके बाद से बी, उसके बाद से फिर बी, उसके बाद से यस, एम बी बी यस और पी ए एन आई, ये इसका ट्रिक है, ठीक है ना। सार्क में कुल 8 देश हैं, 8 देश का नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एम बी बी एस किया पानी पी के, इस तरह से आप लोग मतलब रख सकते हो, वो तो अलग अलग अपने हिसाब से ट्रिक लोग बताते हैं। तो जो एम से है ना, ये मालदीव हो जाएगा और फिर बी से भूटान हो जाएगा। अपने कॉपी में लिख लेना हो सके तो, ठीक है ना। सार्क में कुल 8 देश हैं। एम से मालदीव हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा और एगो बी से बांग्लादेश हो जाएगा और यस से श्रीलंका हो जाएगा और पी से पाकिस्तान हो जाएगा, ए से अफगानिस्तान हो जाएगा और एन से क्या हो जाएगा? एन से नेपाल हो जाएगा और आई से क्या हो जाएगा? आई से इंडिया हो जाएगा। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। अब आप लोग नहीं पूछना कि सार्क क्या होता है, सार्क से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, अपने कॉपी में लिख लेना। सार्क में कुल 8 देश होते हैं और 8 देश का नाम मैं आप लोग को बता दिया हूं। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ये प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा सकता है। यह आने वाले समय में मतलब 1 महीना के अंदर में कोई भी भर्ती आने वाली है, ऑनलाइन पेपर होने वाला है, तो उसमें ये करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जा सकता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई, फिजी, नई दिल्ली और मुंबई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फिजी हो जाएगा। फिजी इज राइट आंसर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये फिजी में हुआ, ठीक है ना। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ। अगर ये करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके पेपर में आ जाए तो बचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये फिजी में हुआ। फिजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? नृत्य के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं, ठीक है ना। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 के बारे में मैं आप लोगों को किसी दिन लिखवा दूंगा। अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश और यूपी और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और सबसे पुराना नृत्य है। अगर पेपर में पूछ देगा कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये भरतनाट्यम है, ठीक है ना। याद रखना, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। और केरल का क्या है? मोहिनी अट्टम। जो मोहिनी अट्टम लोक नृत्य है ना, तो वो केरल का है, मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। और कथकली होता है, तो कथकली भी केरल का है। एगो मोहिनी अट्टम केरल का है और एगो क्या है? कथकली।
तो दोनों आप लोग याद रखना। मैं कथक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, कथकली के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का है, और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। पूछा जाता है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। और जो कथक होता है ना, सिर्फ कथक, तो वो यूपी का है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल का एगो कथकली है और एगो मोहिनी अट्टम है, ठीक है ना। कथकली आप लोग याद कर लेना और मोहिनी किसी लड़की के नाम से याद कर लेना। और आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी इसका है, ठीक है ना। उसके बाद से यूपी कथक है और तमिलनाडु भरतनाट्यम से है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि असम के राज्यपाल कौन है? श्री गुलाब चंद्र कटारिया, श्री L.A. गणेशन, श्री सत्यदेव नारायण और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गुलाब चंद्र कटारिया। असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया हैं। असम का राजधानी कहाँ पर है? तो असम का राजधानी दिसपुर में है, ठीक है ना। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। असम का राजधानी दिसपुर में है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है, और असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद्र कटारिया है, ठीक है ना। ये तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इन सब प्रश्नों में बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है ना कि मतलब कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब जगह 1 किलोमीटर का है और इसमें बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो सर्वाधिक मतलब होता है सबसे अधिक, ठीक है ना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार इज राइट आंसर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। सर्वाधिक मतलब क्या होता है? सबसे अधिक। जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है? कम जगह में ज्यादा लोगों का रहना, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार होता है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यही सारी चीजें इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाएंगी, आप लोग देख लेना। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, केरल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। अब इसका मतलब भी आप लोग समझ लो, ठीक है ना। सर्वाधिक सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछ रहा है। लिंगा अनुपात का मतलब होता है 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ जो है सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य केरल है, तो केरल का लिंगा अनुपात 1024 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि केरल में 1000 लड़के हैं, तो 1000 लड़कों में से मतलब 1000 लड़कों पर 24 को लड़कियां एक्स्ट्रा हैं, ठीक है ना। मतलब 1000 लड़के हैं और 1024 लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि लिंगा अनुपात का मतलब क्या होता है। 1000 जहां लड़के रहेंगे, 1000 कम से, अगर 1000 से मतलब कम, जैसे बोला जाएगा ना, यहाँ बोला गया कि 1000 लिंगा अनुपात है। अगर बोला जाता कि 894 लिंगा अनुपात है, तो इसका मतलब ये हो जाता कि 894 लड़की हैं सब और 1000 लड़के हैं सब, ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसा आप लोग समझना। अब यहाँ पर पहला नंबर पर दिया है हरियाणा। तो देखो सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो गया और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। यहाँ पर लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और केरल में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। तो इस तरह से आप लोग याद रखो, ठीक है ना। साक्षरता मतलब क्या होता है? बोलता है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, तो उसका मतलब होता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है। इससे पहले प्रश्न दिया था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसे कहा जाता है? भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसे कहा जाता है? श्याम दयाल देव, विक्रम भाई सारा और के शिवन और जी सतीश रेड्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम भाई सारा, ठीक है ना। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये विक्रम भाई सारा को कहा जाता है। विक्रम भाई सारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है G20 समूह की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहलवान भाई ITBP का पेपर देने गया था, तो उसमें
उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि G20 समूह की स्थापना कब हुई। और हमारे यहाँ पर आर्या डिफेंस एकेडमी में जो पेपर कराया गया था, मतलब उसमें भी पूछा गया था। और वो प्रश्न तो हम तो थोड़ी के बनाए थे, वो तो सर लोग बनाए थे ना। तो वो लोग बहुत सारे लोगों का मतलब सिलेक्शन दिला चुके हैं, उनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसमें भी ये प्रश्न था कि G20 समूह की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना की बात की जा रही है, ठीक है ना। 1991, 1999, 2000 और 2008 है। इसका राइट आंसर 1999 हो जाएगा। 1999 इज राइट आंसर। G20 समूह की स्थापना 1999 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, रत्नावली किसकी रचना है। हर्षवर्धन के, दयानंद सरस्वती के, कालिदास के, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हर्षवर्धन की हो जाएगा। रत्नावली किसकी रचना है, तो रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो भारत के किन राज्यों में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। एक महीना के अंदर में कोई भी पेपर होगा, आप लोग देख लेना, उसमें ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो भारत के किन राज्यों में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु इज राइट आंसर। लिख लेना, अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल इज राइट आंसर। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। केरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है। वुलर झील, चिल्का झील, सांबर झील, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर चिल्का झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी झील है, तो ये चिल्का झील है। अगर पूछ देगा कि भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है, तो ये वुलर झील है, ठीक है ना। दोनों झीलों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो नाम से भी ये मधुर लग रहा है, वुलर। वुलर क्या होता है, ये मीठे पानी का झील है, ठीक है ना। और चिल्का, देखो नाम से ये लग रहा है चिल्का, जैसे लग रहा है कि खारा होगा ही। तो आप लोग इसको याद रखना, ये खारे पानी का झील है चिल्का, और वुलर मीठे पानी का झील है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है। तारापुर, हिरोशिमा, नागासाकी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर तारापुर हो जाएगा। तारापुर इज राइट आंसर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है, तारापुर है। सामान्य ज्ञान का 15वां प्रश्न है, और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक किस राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक किस राज्य में होता है। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। जब सामान्य विज्ञान के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे तो बीसू सर मैथ का क्लास कराएंगे। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठे रहना, ठीक है ना। पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखना है और टेस्ट देते रहना है। जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से आप लोग भी मेहनत करो मेरे भाई। खुशी होता है यार जब कोई बंदा बोलता है कि यार मैं आपके चैनल से पढ़ाई किया था, आज मैं फौजी बन गया, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है मेरे भाई। बस यही प्यार चाहिए। देखो हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, और मैं आप लोगों को ये बात लिख कर दे सकता हूँ, मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं है। अगर मुझे हाइट में नहीं छाटा गया तो इस बार मैं भी फौजी बन जाऊँगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। बस एक ही मतलब वो है, और हाइट भी ज़्यादा कम नहीं है, मतलब पूरा है, लेकिन मतलब mm से, सेंटीमीटर से नहीं छटे थे इस बार, mm से छटे थे, ठीक है ना। तो इस बार तो थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो गया था। कुछ लड़कों को चेस्ट में मतलब पहले 3 सेंटीमीटर घटाया गया, फिर 6 सेंटीमीटर घटा दिया गया। तो यही सारी चीज़ें देखकर, सिस्टम को देखकर हमें ऐसा लगता है कि यार कभी ना कभी फिट हो जाएंगे। अब आप लोग ये नहीं सोचना कि जब हाइट नहीं है तो फिर क्यों फौज की तैयारी करते हो। हाइट वेट सब कुछ फिट फाट है, कई बार मैं फिट हो चुका हूँ ANCC वाले में, ठीक है ना। 170 सेंटीमीटर मतलब हमेशा हो जाता है। तो मतलब इसलिए भाई एक उम्मीद है, ठीक है ना। बस हाइट में ना छटेंगे, फिर फौज की वर्दी में आप लोग देखोगे, ठीक है ना। आप लोग भी मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल फौज की वर्दी पहनोगे तो पहनोगे, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत नाजुक नाजुक लड़के हैं, मतलब जिसे हम लोग देखते हैं ना, देखेंगे तो हम लोग को लगेगा भी नहीं कि हाँ ये फौजी बन जाएगा।
लेकिन भाई वो लोग फौजी बन गए हैं। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि यार अभी मेरा बहुत कम एज है, मैं फौजी नहीं बन पाऊंगा, मेरा पढ़ाई बहुत कमजोर है, कुछ ना सोचो मेरे भाई, बस क्लास करते रहो। अगर क्लास करोगे, याद करोगे, तो देखना आपका इंडियन आर्मी का पेपर भी निकलेगा और दौड़ ज्यादा हार्ड नहीं हो रहा है। 100 लड़कों को दौड़ाया जा रहा है, 50-50 लड़कों को पकड़ा जा रहा है। तो फिर अब क्या चाहिए यार, पढ़ने में तो ज्यादा तेज हो नहीं कि यूपी पुलिस में निकाल दोगे, एसएससी में निकाल दोगे, और आपका सपना भी है फौज का वर्दी पहनने का। तो भाई तैयारी करो, ठीक है ना, डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर उम्र है तो तैयारी करो, सिलेक्शन जरूर होगा, इतना आप लोग जान जो। हाइट है, उम्र है और 10 पास कर लिए हो तो पढ़ाई करो, ठीक है ना। और जो घूम रहे हैं सब गांव में लखैरे जैसा, तो उन लोगों को भी बुलाकर बताओ कि तुम्हारा हाइट है, 10 पास कर लिए हो, जीके जीएस का क्लास करो, मैथ का क्लास करो। आर्मी में ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछता है, पेपर निकालो और आर्मी में जाओ, ठीक है ना। जो लोग घूम रहे हैं उन लोगों को भी बताओ, जिन लोगों का हाइट है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या है। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या है? शर्करा, एमिनो अम्ल, न्यूरॉन और नेफ्रॉन है। इसका राइट आंसर शर्करा हो जाएगा, शर्करा इज राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या है? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है, शर्करा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? टिटनेस, रतौंधी, क्वाशियोस्कर, एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्वाशियोस्कर हो जाएगा, क्वाशियोस्कर इज राइट, क्वाशियोरकर होता है, ठीक है ना, क्वाशियोरकर इज राइट आंसर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। C6H12O5, C6H12O6, C6H12O7 और C6H12O8 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? अगर ये प्रश्न आप लोगों को नहीं पता होगा ना, तो भाई आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, याद कर लो। अगर आज तक नहीं पता था तो आज आप लोगों को भूलना भी नहीं है। किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? गाय, भैंस, बकरी और भेड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भैंस हो जाएगा। किसके घर भैंस नहीं है कमेंट करके बताना, सभी लोगों के घर भैंस है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न नहीं भूलना चाहिए। और मैं अपने ब्लॉग में भी बार बार भैंस का जिक्र करता हूँ, क्योंकि भैंसों से हम लोगों का प्यार है। अगर भैंस नहीं रहती सब, तो हम लोग फौज का तैयारी नहीं कर पाते। भाई हर घर में भैंस रहता है, सब लोग दूध पीते हैं, दौड़ने जाते हैं। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सर्वाधिक मतलब क्या होता है? सर्वाधिक मतलब होता है सबसे अधिक, ठीक है ना। सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को पता होना चाहिए। भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार पूछता है, ठीक है ना। शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? हृदय में, फेफड़ा में, गुर्दों में, यकृत में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुर्दों में हो जाएगा, ठीक है ना। शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो शरीर में रक्त गुर्दों में शुद्ध होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, तो इस प्रश्न को लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो हम लोग सांस किसके द्वारा लेते हैं? तो सांस फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। ये भी प्रश्न में पूछ देता है, तो दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए कि शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। तो शरीर में रक्त गुर्दों में शुद्ध होता है। और मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है? तो मनुष्य फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? CO2, O2, N2 और NH3। इसका राइट आंसर हो जाएगा O2, O2 इज राइट आंसर, ठीक है ना। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो पेड़ पौधे श्वसन में O2 गैस लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? अरस्तु, लॉयड स्टीनर और बैटिंग व बेस्ट एडवर्ड जेनर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटिंग व बेस्ट इज राइट आंसर, ठीक है ना। आप लोग इसको याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पाचन तंत्रिका, परिसंचरण और जनन है। यह प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं। तो न्यूरोलॉजी का संबंध तंत्रिका से है, तंत्रिका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? वृषण में, अंडाशय में,
डिम्ब वाहिनी में और शुक्र वाहिनी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वृषण हो जाएगा। आप लोग याद करो, इस प्रश्न को मैं कई बार करा चुका हूं, ठीक है ना। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये वृषण में होता है। और अगली बार जब मैं इस प्रश्न को कराया था ना, तो वृषण के जगह मतलब यहाँ पर व्री नहीं था, ये हट गया था और वषण लिखा गया था। तो मैं आप लोग को 2 बार कराया और दोनों बार बोला कि इसको आप लोग वृषण कर लेना, ठीक है ना। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज, हेक्सोज और डाइसैकेराइड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पेंटोज हो जाएगा। पेंटोज इज राइट आंसर। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में पेंटोज पाया जाता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज पाया जाता है। और देखो यार, रक्त के बारे में जो प्रश्न बनता है, 2 प्रश्न बनता है, दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सर्वग्राही रक्त समूह पूछता है और सर्वदाता रक्त समूह पूछता है। तो सर्वदाता रक्त समूह वो होता है, सर्वदाता का मतलब होता है कि वो सबको खून दे देता है, ठीक है ना। और सर्वग्राही ए बी होता है। सर्वग्राही का मतलब होता है कि ये भी सबसे मतलब रक्त लेता है, ठीक है ना, ग्रहण करता है। तो रक्त के बारे में जो 2 प्रश्न बनता है, दोनों प्रश्नों के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। 2 के अलावा रक्त से अभी तक कोई दूसरा प्रश्न नहीं बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और कवक जनित। इसका राइट आंसर विषाणु जनित हो जाएगा। विषाणु जनित इज राइट आंसर। पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? तो विषाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, केले के छिलके पर फिसलने का कारण है? केले के छिलके पर फिसलने का क्या कारण है? आज का प्रश्न आप लोगों को थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न ओरिजिनल प्रश्न है, इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को सीरियस होकर देखना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केले के छिलके पर पैर फिसलने का क्या कारण है? घर्षण कम और घर्षण अधिक, पृष्ठ तनाव कम, पृष्ठ तनाव अधिक है। इसका राइट आंसर घर्षण कम हो जाएगा, ठीक है ना। घर्षण कम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कढ़ाई में घी का पिघलना परिवर्तन है? इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये दोनों मैं आप लोगों को करा चुका हूं। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कढ़ाई में घी का पिघलना परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन इज राइट आंसर। कढ़ाई में घी का पिघलना मतलब कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जो कढ़ाई रहता है, इसमें जो घी पिघलता है, आप लोग खुद सोचो, अगर उसको उस तरह से रख दोगे ना, तो फिर से वो उसी अवस्था में आ जाएगा जिस अवस्था में पहले था। तो मतलब कुछ भी रहता है, जैसे मान लो बर्फ है, वो पिघलकर पानी हो जा रहा है और फिर पानी से बर्फ हो जा रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। मतलब जो फिर से अपने अवस्था में आ जाता है, भौतिक अवस्था में आ जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो एक बार बदलता है, दोबारा अपने अवस्था में नहीं आता है, तो वो भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से एक प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। एक एक प्रश्न जब आप लोग दिमाग में बैठाओगे तभी सही रहेगा, तभी मजा आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाटर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस H2, CO प्लस N2, CO प्लस H2, CH4 और CO प्लस H2। इसका राइट आंसर होगा CO प्लस H2, ठीक है ना। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो CO प्लस H2 का है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे भारी धातु है? अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त होने वाले हैं, इसके बाद से विशु सर आ रहे हैं। आप लोग अब आप लोगों को पेन और कॉपी चलाना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो आप लोग ट्रिक मार रहे थे, लेकिन मैथ में उस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। सभी तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पूरे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। सबसे भारी धातु कौन सा है? सोडियम, लिथियम और ऑस्मियम और टंगस्टन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम इज राइट आंसर। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और जो बीसू सर मैथ का क्लास कराने जा रहे हैं, तो फिर मैथ में आपका कितना प्रश्न सही होगा वो भी बताना। मैं देखता हूँ बीसू सर का बात ज़्यादा आप लोगों के दिमाग में जाता है या हमारा बात आप लोगों के दिमाग में जाता है। तो अभी सर आ रहा है, ठीक है ना। इन सभी को और आज एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो नीलेश भाई की क्लास चली है पिछले 15 से 20 मिनट से, उसको मुझे ही देख कर मज़ा आ गया। तो आप लोगों को तो वाकई में मज़ा आ रहा होगा भाई। तो रिक्वेस्ट एक ही है कि अपना क्या करें, जो क्वेश्चन नीलेश भाई पढ़ा रहे हैं उनको क्या करें, अपनी जीके की और साइंस की जो भी नोटबुक है उसमें रेगुलर स्टार्टिंग करें अपनी तैयारी। वाकई में मेरे अंदर ही एक्साइटमेंट आ गया, तो आप लोगों के अंदर तो पूरा जुनून आ चुका होगा, क्योंकि जुनून का दूसरा नाम क्या है? इंडियन आर्मी।
और इसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो अभी मैं सर- थैंक्स करता हूँ नीलेश भाई का इतनी सर, अच्छी एक क्लास मिनट, ली। एक मिनट सर, आपको जुनून पता है कहाँ से आया है? यस सर। सुबह से हमारे पास फोन आ रहा था, नीलेश भाई मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया, नीलेश भाई मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। तो इतना ज्यादा एनर्जी भर गया ना, मैं सोचा यार सब लोग का, जितने लोग फोन किए हैं सुबह से, सब लोग बस एक ही बात बोले, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको, जो आपने बच्चों को गाइड किया, मोटिवेट किया, उनको पढ़ाया, उनकी हेल्प की। थैंक्स करना चाहता हूँ मैं नीलेश भाई का बेहतरीन क्लास के लिए। तो अब चलते हैं अपनी मैथ्स की क्लास पे। मुझे ही एक्साइटमेंट आ गया यार, आप लोगों को तो एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ गया होगा। और वाकई में जीके और मैथ्स में इतना, जीके और साइंस में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाए तो मैथ्स वाले को पढ़ाने में और ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया। आप फील भी कर रहे होंगे कि मुझे ऑलरेडी एक्साइटमेंट आ गया। तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखें क्योंकि टॉपिक नहीं पढ़ाया, और जब तक मैं टॉपिक नहीं पढ़ाता भाई मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि टॉपिक में मज़ा आता है लेकिन बच्चों की डिमांड पर, स्टूडेंट्स की डिमांड पर, आप लोगों की डिमांड पर क्या है कि 30 क्वेश्चन का एक सेट करेंगे। 30 क्वेश्चन नीलेश भाई ने करा दिए और 20 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज का परिमाप। अब पहले क्या दिया, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज दिया, समबाहु। अब कौन सा त्रिभुज दिया, समबाहु। अब ध्यान से सुने, सम मतलब समान और बाहु मैंने भुजा, समबाहु, समबाहु। समबाहु का मतलब होता है समान भुजा, समबाहु का मतलब होता है समान भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या कहा, परिमाप 36 कहा, परिमाप क्या कहा 36, परिमाप क्या कहा 36 कहा। तो भुजा देख लेंगे हम, भुजा देख लेंगे हम, भुजा देख लेंगे तो क्या करेंगे, 36 को 3 से काट दो, 36 को 3 से तो 12 आ गया, 36 को 3 से काट दिया तो 12 आ गया। तो ये वैल्यू 12, ये वैल्यू 12 और ये वैल्यू भी कितनी 12, 12 12 12 सारी वैल्यू आ गई। तो इसने पूछ लिया, मतलब 12 क्या आ गई, हमारी भुजा आ गई, और पूछ लिया क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखो ध्यान रखें बात किसकी चल रही है, समबाहु त्रिभुज की। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4, भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4। और भुजा कितनी होगी हमारी 12, 12 का स्क्वायर और गुणा √3/4। और 12 का स्क्वायर किया तो 144, 144 और गुणा √3/4। 12 का स्क्वायर किया 144 गुणा √3/4, 4 से कट गया, 4 तिया 12, 2 4 4 छिक्का 24, तो 36√3, 36√3, 36√3। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो रखी है क्योंकि रूट सही से लिखा नहीं गया, 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। समबाहु होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं। 12 12 12 परिमाप 36 दिया तो भुजा 12 आ गई, और क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4, और भुजा कितनी 12 का स्क्वायर 144 गुणा √3/4, 4 से कट गया 36, 36√3 आपका आंसर आ गया। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला क्या कि दो संख्याओं का योग, देखो x + y इसने कहा 30 है, x + y 30 है, और अंतर x - y कितना है, x और -y कितना है 6। अगर दो संख्याओं का योग कर रहा है तो 30 है, और अंतर किया तो 6 है, तो ये समीकरण फर्स्ट मान लिया और ये सेकंड मान लिया। तो क्या करो, वैल्यू को प्लस कर दो, तो इससे ये वैल्यू कट गई, और x में x को जोड़ लिया तो 2x बना, और 30 में ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। 30 में 6 जोड़ा तो 36 हो गया, 30 में 6 जोड़ा तो 36 हो गया। तो x बराबर 36 का बटे 6, 36 का बटा 2 तो कितना है 18 आ गया, और x बराबर कितना आ गया 18। एक वैल्यू 18 आ गई, एक वैल्यू 18 आ गई, तो दूसरी वैल्यू y की वैल्यू निकाल लो। लेकिन लास्ट में क्या पूछा, गुणनफल पूछा, तो x प्लस, देखो 36 था तो x के स्थान पे क्या रखा 18, प्लस y बराबर 30, और y बराबर 30 - 18, और 30 से 18 गया
30 से 18 गया तो 12। अब इसने क्या कहा, गुणनफल पूछ लिया। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दे दिया, गुणनफल पूछ लिया। एक वैल्यू हमारी 18 आई, एक वैल्यू हमारी 18 आई और दूसरी 12 आई, तो 18 का 12 से गुणा कर दें। 18 दूनी 36, 6। 18 का 2 से गुणा किया 6 और 18 कम 18 और 3 हासिल, 18 और 3 21, 216। 216 मतलब आपका डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। डी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। मतलब x प्लस वाई 30 और x माइनस वाई 6 कट गया, प्लस माइनस x और x 2x हो गया, 30 और 6 जुड़े 36, 36 को 2 से काटा 18, एक वैल्यू 18 आ गई, तो 30 में से 18 गए, दूसरी वैल्यू 12 आ गई। तो क्या किया, 18 और 12 की मल्टीप्लाई किया, 18 12 का गुणा किया तो 216। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कैंटीन में प्रतिदिन 8 दर्जन अंडों की आवश्यकता होती है, मतलब प्रतिदिन 8 दर्जन, प्रतिदिन का मतलब 8 दर्जन, प्रतिदिन 8 दर्जन, 8 दर्जन मतलब एक दर्जन में क्या होते हैं, एक दर्जन में 12, तो 12 का 8 में गुणा कर दिया। प्रतिदिन 96 किलो की आवश्यकता होती है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। प्रतिदिन 8 दर्जन, तो एक दर्जन का मतलब 12 और 12 का 8 में गुणा किया, 96 किलो की आवश्यकता होती है। 8 सप्ताह में कितने अंडे दिए, तो 8 सप्ताह में कितने, तो एक दिन में 96, तो 8 सप्ताह, और एक सप्ताह में कितने, 7 दिन होते हैं, तो 8 गुणा 7, तो 8 सत्ती 56, 56 में कितने, तो 96 का गुणा कर दिया 56 से, 96 का गुणा कर दिया 56 से, 6 का 6 से गुणा किया, 6 छंग 36 हासिल 3, 6 नम 54 और 3 57, 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 नम 45 और 3 48, 6 7 8 8 5 13, 5376। ए ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही। तो दोबारा देख लें, एक दिन में 8 दर्जन, तो 12 8 96 कीड़े हुए, तो इसने पूछ लिया 8 सप्ताह, तो पहले तो 8 सप्ताह में 56 दिन होते हैं, 8 गुणा 7, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 96 गुणा 56, तो कितना होगा 5376। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन। पेपर में अब की बार इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया। रिलेशन का जो पेपर था उसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ लिया। देखो 50,000 रुपए हैं, 10% की दर है और 2 वर्ष का समय है, और पूछ क्या लिया आपसे, पूछ लिया आपसे चक्रवर्ती ब्याज। अभी इस चक्रवर्ती मिश्र धन, तो डायरेक्ट क्या करो, चक्रवर्ती का मतलब इसको 100 पर 10 बढ़ा दो, तो 50,000, कोई फॉर्मूला वगैरह की जरूरत नहीं है, और 10% है तो एक बार 110/100, और 2 साल हैं तो 2 बार किया 110/100। 50,000 गुणा 10% तो 110/100 गुणा 110/100, और 2 साल थे तो 2 बार किया, और 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 जीरो काट ली हमने। अब क्या किया, 500 का गुणा कर लिया, 500 गुणा 11 का 11 से गुणा 121, तो 0 5, 5 का 1 में 5, 5 दूना 10, 5 कम 5 और 1 6, 60,500, 60,500। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा, किसी संख्या का 1.5% का मान 60 है, तो संख्या पूछ लिया, मतलब 1.5% का मान 60, तो 1% का मान आप चेक कर लो, 60 का बटा 1.5, 60 का बटा 1.5, 60 का बटा कितना 1.5, 1.5% का मान 60, तो 1% 60/1.5, तो पॉइंट हटाया और 0 बढ़ा ली, 15 चौके 60, 1% का मान 40, 1% का मान 40, और कोई भी संख्या क्या होती है अपने आप में, कोई भी संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू पूछ लिया, तो 40 का 100 से गुणा कर दिया, 40 का 100 से गुणा 4000, 40 का जब 100 से गुणा किया दोस्तों 4000, ऑप्शन बी क्या आपका सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब की बार आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बनने हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या अंडर रूट में दिया, भाई ये इस तरह दिया है, लिखा प्रॉपर नहीं गा, 4√44, ये इस तरह का क्वेश्चन है,
ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब चेक करें इस क्वेश्चन को क्या करना है, लास्ट तक सोल्व करना है। अब 10,000 देख लो किसका वर्ग होता है। अब 10,000 पहले चेक कर लो किसका वर्ग, तो 4√44 और 10,000 किसका, 10,000 जो होता है वो 100 का होता है। 10,000 किसका, 100 का। ये इस अंडर इससे बाहर निकल गया तो इसके साथ अगर 100 में 44 जोड़ा, 100 में 44 जोड़ लिए तो कितना हुआ 144। और 144 किसका, 12 का। तो 4 में क्या करा 12 जोड़ लिया और 12 और 4 16 और 16 किसका 4 का और 16 किसका दोस्तों 4 का। 4 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 आपका आंसर, तो 4 कौन सा है, सी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। 5 1 की 3 प्लस 3, 5 1 की 3 प्लस 3 बराबर 628। 5 1 की 3 प्लस 3 बराबर 628। तो इसने कहा a का वैल्यू बताओ, तो 5 1 की 3 बराबर 628। भाई ये प्लस का 3 इधर इधर गया तो बराबर से इधर गया तो माइनस का 3 और 5 1 की 3 बराबर 625 बना। 5 1 की 3 बराबर 625 बना। अब क्या किया, ये 1 की 3 बराबर 625 और 5 कहाँ इसमें गुणा में है, इधर गया तो बट्टे में गया और 5 से काट लिया तो दोस्तों 125 बना। अब 125 बना, 125 बना और a बराबर जब ये क्यूब हटा तो इधर क्यूब रूट गया, 125 क्यूब रूट, 125 क्यूब रूट। और 125 जो होता है वो 5 का होता है, वो मैंने घनमूल वाले चैप्टर में कराया 5। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही है। प्लस का 3 था इधर गया माइनस, 628 से 3 625, 5 यहाँ गुणा था यहाँ भाग गया तो 125, 125 किसका 5 का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि x² प्लस 19x प्लस 88। अब देखो ये ऑप्शन के तरह से क्वेश्चन हो जाएगा कि देखो 13 में 6 जोड़ लो, 13 और 6 कितना 19, लेकिन 13 की 6 से गुणा करो, 13 6 78, लेकिन यहाँ 88 है तो नहीं बना। अब दूसरा देखो 11 में 7 जोड़ा 18, 11 में 7 जोड़ा 18 लेकिन 19 है तो ये भी नहीं बनेगा ऑप्शन। 8 में 11 जोड़ा 19 और 11 8 88, तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका करेक्ट है। डी क्यों नहीं है, क्योंकि डी माइनस है, जब यहाँ प्लस प्लस की वैल्यू है तो क्या होगा प्लस का ही। यार ये देख लो आप 11 और 8 कितना होता है, 11 और 8 19, तो एक बार x में 11 को जोड़ दो, एक बार x में 11 को और एक बार x में 8 को जोड़ दो। ये डायरेक्ट विधि है इसकी। अगर प्लस और ओनली आपके लेवल में प्लस ही आता है, माइनस वगैरह बहुत कम आता है, तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका करेक्ट है। को 7200 में बेचने पर, एक मोबाइल 7200 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो हानि कितने रुपए की हुई ये बताना है। तो देखें भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्या कहा 7200, 7200 क्या हुआ क्वेश्चन का, 7200 हुआ क्वेश्चन का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि कहाँ होती है, नीचे। विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि नीचे, तो गुणा 100। अगर हानि हुई तो घट जाएगा 100 से, अगर लाभ होता तो 100 में बढ़ जाता है, तो 100/10 की हानि तो 90, तो 0 से 0 कट गया और 9 से 1 कटा, 9 8 72 और 80 का 100 में गुणा 8000, 80 का 100 से गुणा किया तो 8000 हो गया, 80 का 100 से गुणा 8000। अब कहा क्या, तो उसे कितने रुपए की हानि हुई, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य है वो 8000 है, 8000 रुपये क्या आया क्रय मूल्य आया, और बिका कितने में था ये 7200 रुपये में, तो ये था इसका विक्रय मूल्य, ये था इसका विक्रय मूल्य। और 8000 का कोई सामान जब 7200 में बिका था तो 800 रुपये घट गए, 800 रुपये घट गए, तो इसने कहा हानि कितने रुपए की हुई, तो 800 रुपये। तो बी क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है बी। नेक्स्ट चलते हैं 72 90 और 144 का मैथ है बताना है, 72 का 90 का और 144 का मैथ है बताना है। तो क्या करेंगे, इसको आप काट लें, इसको काट लें, देखो 2 से काट लें, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काट ले, 2 चौक 8, 2 पंजा 10 और फिर 2 से काट ले, 2 सत्ता 14, 2 दूनी 4। अब ये
एक ही वैल्यू से, कॉमन वैल्यू से काटना है। देखो 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं, तो 3 से काट लेंगे, 2 से छोड़ देंगे भाई। लेस है में क्या करते हैं, एक एक आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, फिर 3 से कट गया तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 अट्ठा 24। अब लेस है में क्या करते, जब तक एक 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 ना आए तब तक काटते जाएंगे, और मैस है में क्या यहीं पे छोड़ दो, तो 2 तिया 6 तिया 18, 18 क्या हो गया इसका मैस है, और 18 तो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो नोट इसका क्या है, आंसर है। वैसे 6 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन नोट यहाँ पे आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यदि आमों की संख्या का 26% का मतलब 338, तो 1% का मतलब 338 का बटा 26। देखो 26% का मान 338 दिया, तो 1% का वैल्यू निकाल ली। अब 26 से क्या करा, इसको काट दिया, 26 एकम 26 बचा 7 8, और 26 ती 78, 1% का मान 13, तो कुल आमों की संख्या, तो कुल आम जो थे वो 100% थे, तो 100% का वैल्यू निकालना, 1 का 13, तो 13 की क्या किया 100 में गुणा, 13 की 100 में गुणा किया तो 1300 मतलब ऑप्शन देखो आप, बड़ा कंफ्यूजन वाला दिया, 130, 13,000, 1200, 1300, तो 1300 मतलब डी आंसर क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3/5 क्विंटल चावल का मूल्य, देखो जो 3/5 है इसका मतलब क्या है, जो कुल जो हैं वो 5 क्विंटल चावल हैं, और 5 में से कितने 3, 5 में से कितने 3 क्विंटल का मूल्य 450 है, तो 1 क्विंटल का मूल्य 450 का बटा 3, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजा 15, तो 1 क्विंटल का मूल्य 150 रुपये आ गया। 1 क्विंटल का मूल्य 150 आ गया, तो इसने कहा 5 क्विंटल का मूल्य देख लो, 1 का 150, तो 5 क्विंटल का मूल्य है 150 गुणा 5, 150 का 5 में गुणा किया, 15 पंजे 75, 750 रुपये। फिर लास्ट में क्या कहा, 4/15 क्विंटल का मूल्य है, तो 4/15 क्विंटल का मूल्य, तो 1 क्विंटल का मूल्य आ गया, 5 का आ गया, तो 4/15 का पूछा, तो 750 का 4/15, 15 से काट दिया, 15 पंजे 75, 0 और 50 चौका 200, तो यानी कि कितना आंसर आ दोस्तों आपका 200। ए ऑप्शन क्या आपका सही है। 3/5 यानी कि 3 का मूल्य, 5 में से 3 का मूल्य 450, 1 का 450 का बटा 3 मतलब 150, 5 का 150 गुणा 5 750, और 4/15 का मूल्य पूछ लिया 450 गुणा 4/15, 15 से 50, 50 चौका 200। नेक्स्ट चलते हैं, 1663 में क्या जोड़ा जाए कि 20 से पूरा पूरा कट जाए, तो 16 को 63 से क्या करो 20 से पूरा पूरा काट लो। 20 अट्ठे क्या होता है 160 होता है, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, 6 बचा और 3 उतार लिया। अब 20 का टेबल इसमें चलाओ, 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 3 में से 0 तो 3, अब 3 शेष बच गया। अब 3 आंसर में भी है, लेकिन हमें क्या कहा जोड़ना है। अगर ये घटाने को कहता तो 3 घटा देते, लेकिन जोड़ने को कहा तो इस 20 और 3 का अंतर ले लो। इस 20 और 3 का अंतर कितना 17, 20 में से 3 गए 17, यानी कि इस 3 को 20 बनाना है। अगर 3 में मैं 17 जोड़ दूं तो 20 हो जाएगा, तभी ये वैल्यू कटेगी। तो यानी कि क्या 17 जोड़ना पड़ेगा। बी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 आदमी एक काम को 25 दिन में, देखो 10 आदमी एक काम को 25 दिन में कर रहे, काम कितना 1। यहां तक के क्वेश्चन को एक बार आधा पढ़ेंगे, फिर अगले क्वेश्चन को। 10 आदमी 25 दिन, तो 10 का गुणा किया 25 में, फिर क्या कहा 5 आदमी कितने दिन में करेंगे, 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो 10 से गुणा 25, और ये 5 कहाँ है गुणा में है, इधर गया तो बटे में गया, 5 से कटा 5 बार, 5 से कटा 5 बार, और 10 का 5 में गुणा किया, 10 का 5 से 10 पंजा 50 दिन, 10 पंजे 50 और 50 मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
राम एक वस्तु को 7500 में, भाई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था और तब से हर दूसरे तीसरे पेपर में मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। 17 अप्रैल वाले जो एग्जाम चले थे अग्निवीर के, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन मिले था आपको। 7500 रुपए का एक सामान खरीद कर क्या करा, 9000 रुपए में बेच दिया। कोई सामान लिया 7500 का और 9000 में बेच दिया, तो देखो 7500 से 9000 गया तो 1500 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। यानी कि अगर लाभ देख लिया गया तो 1500 का हो गया और लाभ का प्रतिशत पूछ लिया, लाभ का प्रतिशत पूछ लिया तो 1500 रुपए का लाभ हुआ। और हुआ किस पर, हुआ किस पर, 7500 पर, मतलब क्रय मूल्य पर 7500 और गुणा 100%। 2 जीरो और 15 पंजे 75 और 5 से कटा 5 दूना 10, मतलब 20% का 20%, मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। अब देखो लाभ परसेंट का अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। तो 1500 बटा 75 गुणा 100, काट पीट किया तो 20। और नेक्स्ट चलते हैं, ये थे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके, आपके मैथ्स के। अब चलते हैं 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग के, और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन में से कम 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता मैं, अगर जो आज का सेट लगा, अगर आपने सही से लगाया, जब आप अपना पेपर दोगे तो इस सेट से कम से कम मैथ, जीके, रीजनिंग और साइंस कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको भी अपना जो रियल पेपर दोगे अग्निवीर का जब भी, तो 100% 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों आपको, ये मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। और 5 ही मिले तो कम से कम 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए, तो हर एक सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो 5 7 6 0 960 क्वेश्चन मार्क 4 48 16 और 8, भाई सीरीज है, सीरीज का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, सीरीज अगर इधर से देखें तो घटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत बड़े अंतराल पर घट रही है, और इधर से देखें तो जुड़ती हुई या फिर गुणा करती हुई चल रही है सीरीज। देखो 8 का 2 में गुणा 8 दूनी 16, 16 का 2 में गुणा, 16 का 3 में गुणा, 16 3 48, 16 का 3 में गुणा 48। अब यहाँ क्या करेंगे, 48 का 4 गुणा, 48 का 4 में गुणा। भाई यहाँ क्या किया, यहाँ क्या किया, एक जगह 3 की गुणा हुई, एक जगह क्या हुआ 3 की गुणा, फिर क्या हुई 4 की गुणा, तो यहाँ पहले 2 की गुणा, फिर 3 की, फिर 4 की गुणा करा। 48 में 4 8 32 का 2 का हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192। अब अगली वैल्यू देख लो, यहाँ 5 की गुणा हो रखी होगी, अगर 5 की गुणा होगी तो वैल्यू सही है। देखो 5 दूना 10, 5 9 45 तो 140, 5 ही कम 5 और 4 9, तो पहले 2 की गुणा, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, तो नेक्स्ट वैल्यू में जो गुणा हुई वो 6 की गुणा, कितने की, 6 की गुणा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। फिर एक और किस सीरीज का क्वेश्चन, हाँ देखो 1 से 1, यानी कि 1 से क्या हुआ 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 3 से क्या हुआ 9, फिर 6 से क्या हुआ 36, फिर 10 से क्या हुआ 100, फिर नेक्स्ट दे दिया यहाँ पर और दे दिया 225। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझे भाई, क्या दिया, 1 का देखो 1 का अगर स्क्वायर किया तो 1 होता है, 3 का अगर स्क्वायर किया तो 9 होता है, 6 का अगर स्क्वायर किया 36 और 10 का स्क्वायर किया तो 100। अब देखो ये 225 किसका स्क्वायर है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 225 किसका है 15 का, किसका 15 का, तो आंसर कितना 15। ये देखो 1 से 3 गए, 3 से 6 गए, यहाँ कितना जुड़ा 2 जुड़ा, फिर यहाँ कितना जुड़ा 4, 3 जुड़ा, फिर यहाँ कितना जुड़ा 4, फिर यहाँ कितना जोड़ दो 5, 5 15 15 15, 15 का 15 से गुणा 225, 15 का क्या हुआ, यानी कि 15 आपका आंसर। तो 15 क्या, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे कितने एक हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे कितने एक हैं जिनसे ठीक आगे अगली साइड तो 9 है और पिछली साइड 6 हैं, तो 916 जहां भी बन रहे हैं सीरीज में वही आंसर। अब देखो 916 ढूंढ लो, बाकी हमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब 916 देखो 9 1 6 1, 9 1 2 ये तो नहीं है, और 9 2 नहीं, ये 9 1 6, ये 1 और 1 2 बार, 1 और 1 2 बार, तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं,
HOST होस्ट, HOST होस्ट को FMQR दिया है, होस्ट को FMQR दिया, फिर पूछ लिया DRON का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता है भाई इस तरह का, एक आपका जो है इस तरह का क्वेश्चन जरूर बनता है। देखो H से क्या गया, H से क्या गया, H से F गया, H से F गया तो O से क्या गया, M गया, S से क्या गया, Q गया, और T से क्या गया, R गया। अब H से F गया तो 2 घटे भाई, O से 2 घटे, देखो H से एक पहले आपका वर्ड्स देखो G, और G से एक पहले F, 2 घटे, फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो यहाँ भी आप क्या करो, वैल्यू से 2 घटाओ, वैल्यू से 2 घटाओ, फिर वैल्यू से 2 घटाओ, फिर वैल्यू से क्या करो 2 घटाओ, और फिर वैल्यू से क्या करो 2 घटाओ। जब D से 2 पहले गए, D से पहले C होता है और C से पहले B, तो क्या आया B, और R से एक पहले क्या होता है Q, और Q से एक पहला तो P, B P, O से एक पहले M होता है, N होता है, और N से एक पहले M तो B P M, और N से एक पहले M होता है और M से पहले L, B P M L, BPML। देखो ऑप्शन भी BMPL सेम से दिया है, लेकिन ध्यान रखना आपका ऑप्शन क्या बना, BPML क्या है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आज के लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले नहीं बनता था 2017, 18, 19 में, लेकिन 20, 21, 22 में क्वेश्चन बनने लगा। क्या कहा, ए का प्लस कहा, बी का माइनस, सी को गुणा और डी को क्या कहा, भाग कहा। तो इसने कहा क्या, 16A 14C 6D 3B और 6। अब देखो एक बार वैल्यू, ए का मतलब क्या कहा है इसने, ए का मतलब प्लस, तो जहां एक लिख रहा है वहां प्लस किया, जहां ए लिख रहा है वहां प्लस किया। ए का मतलब क्या दिया, प्लस दिया। सी का मतलब गुणा दिया 6, सी का मतलब क्या दिया, गुणा दिया। और डी का मतलब क्या कहा, भाग कहा, डी का मतलब भाग 3, और बी का मतलब क्या कहा, माइनस कहा 6। अब क्या करो, हमने एक नियम सीखा था, आपको बताया था, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास या बदमाश जिसको बोल दिया, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड 6 और 3 के बीच में है, तो 16 + 14, 6 को 3 से भाग करा तो 6 को 3 से भाग किया 2 और -6। अब क्या करा, गुणा किया, 14 को 2 से गुणा 16 + 14 को 2 से 28 और माइनस किया 6। 16 में 28 जोड़ दिया तो 44, और 44 से फिर क्या करा, 6 घटा दिया, और 44 से 6 घटे तो क्या आया, 38 आया। और 38 मतलब आपका ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। ये थे वो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आर्मी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। बस आपसे इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो पिछले 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस, जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं आपको ऑनलाइन में टोटल एक्सपीरियंस दूंगा। आपको बस क्या करना है, अपना जो भी काम किया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए, पेन और पेंसिल ले और रफ कॉपी ले, रफ कॉपी के बाद फिर आप फेयर में कर लो। आपको किसी भी एकेडमी पर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सारी की सारी तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। मैंने और नीलेश भाई ने आपसे वादा किया है कि हर एक चीज़ जो आर्मी लेवल पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी कराएंगे। ये आज हमारी फर्स्ट या सेकंड शुरुआत है 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट की। अगर आप दोस्तों का साथ ऐसे ही बना रहा, आप दोस्तों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा, तो रेगुलर जब तक आपका आर्मी का एग्जाम नहीं होगा तो इसी की तरह के 50 क्वेश्चन हम आपको डे बाय डे लेते चले जाएंगे, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, हमें चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।